Good evening, everyone. Today we will continue with the properties of D block elements, in which we are going to start with ionization enthalpy. हम लोग ट्रेंड्स इन जनरल प्रॉपर्टीज लास्ट स्टार्ट किए थे. ट्रेंड्स इन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन विच हमने एटॉमिक एंड आयोनिक साइज तक कंप्लीट कर लिया था. We had discussed till atomic and ionic radius, how the atomic and ionic sizes varies along the transition series, right? As well as downward in the group as well. जिसमें हमने डिस्कस किया था, very important part was that 4D and 5D series elements are having almost the same atomic and ionic radii of corresponding elements. Lengthenoid contraction को डिस्कस किया था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट एंड फॉर्म अ गैसियस कैटायन. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर गैसियस कैटायन फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, आपने पढ़ा था बिकॉज ऑफ पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स, है ना. D इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुअरली शील्डेड, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर इज एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ईच ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. हर एक सीरीज में, दैट मीन्स 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, अलोंग ऑल द ट्रांजिशन सीरीज यू विल सी इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज होगा शौर्य? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ पुअर शेडिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये सारा इंटरकनेक्टेड है, सब एक साथ याद रखना होगा. फाइन. आयनाइजेशन एंथैल्पीज गिव सम गाइडेंस कंसर्निंग द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज वेल. Ionization enthalpy से we also get an idea about which oxidation state of the transition metal will be more stable. Like the first ionization enthalpy in generally increases. The magnitude of increase in second and third ionization enthalpies for the successive elements in general is much higher. अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूं. देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स दिए हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. These are their electron configuration and first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and third ionization enthalpy. First ionization enthalpy का मतलब क्या हो सकता है सनी? First ionization enthalpy का मतलब हुआ the energy which is required to remove the first valence electron. First valence electron को remove करने के लिए जो energy required होगी वो first ionization enthalpy. मतलब एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पे जो एनर्जी खर्च होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. And third ionization enthalpy, the energy which is required for removal of third valence electron. किसलिए समझ रहे हो? ओके, तो आप ये देखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में the value of first ionization enthalpy is increasing along the series. 631 के बाद 656 है, यहाँ पे थोड़ा कम है, इसका रीजन हम देखेंगे why. Then 653, 717, 758, 736, 745, 906, almost increasing, right? थोड़ा एबनॉर्मल ट्रेंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एनोमलस ट्रेंड दिख रहा होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से.
लेकिन यहाँ पे आप जस्ट नोटिस द इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉल हियर, 631 टू 656, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 656 to 650 or 650 to 653. The difference is not high. But now look at the second and the third ionization enthalpy. Second ionization enthalpy में देखिए 1235 के बाद है डायरेक्ट 1309, 1414. If we compare the differences of ionization enthalpy, we find that the increase in second and third ionization enthalpy is much higher than that of the first ionization enthalpy. समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो इंक्रीज आ रहा है एलिमेंट टू एलिमेंट व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट, वो इंक्रीज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट? यही कह रहा था, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस, but the magnitude of increase in second and third ionization enthalpies for successive elements is in general is much higher. In all cases you will see the first ionization enthalpy is smaller than second, which in turn is smaller than third ionization enthalpy. ये हर एक ट्रांजिशन सीरीज में आपको मिलेगा, 3D 4D 5D हर एक सीरीज में दिखेगा. Increase in ionization enthalpy is primarily due to the increase in nuclear charge, we know. As the transition elements involve the gradual filling of n-1d orbitals, the effect of increase in nuclear charge is partly cancelled by increase in screening effect. आपको पता है nuclear charge is increasing. So as nuclear charge is increasing, क्या होना चाहिए? Ionization enthalpy should increase along the series throughout. लेकिन हमने देखा कि इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीज उतना लार्ज नहीं है. द डिफरेंस इन आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कंपैरेटिवली स्मॉल. वो स्मॉल क्यों है? उसका रीजन समझिए. द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ n-1d orbitals. There is gradual filling of n-1d orbitals, one by one fill हो रहा है, d1 d2 d3 d4 d5 इस तरह से हो रहा है. So the effect of increase in nuclear charge is partly cancelled by increase in screening effect. हर एक बार जब d ऑर्बिटल एक और इलेक्ट्रॉन से फिल होगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ स्लाइटली स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ेगा. सो इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इज कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग और स्ट्रेडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शेडिंग इफेक्ट. ठीक है? सो consequently the increase in ionization enthalpy along period of d block element is very small. Why it is very small? क्यों small है? Because increase in nuclear charge is cancelled by increase in screening effect due to gradual filling of n-1 d orbital. n-1 d orbital के gradual filling की वजह से इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट से नलीफाई होता जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है ना? तो जो न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होना चाहिए था उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं रहा. दैट इज व्हाई वी फाइंड इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग पीरियड ऑफ डी ब्लॉक पीरियड्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरी स्मॉल, जैसा कि आपने इसमें देखा. ओके एक चीज और भी याद रखिएगा, 3D में शील्डिंग विल बी लेस एज कंपेयर टू 4D एंड उससे भी कम शील्डिंग विल बी इन द केस ऑफ 5D.
5D सीरीज के केस में इनइफेक्टिव शेडिंग इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 3D 4D और 5D को अगर हम कंपेयर करें 3D 4D 5D सीरीज को, तो 3D 4D 5D सीरीज में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन कर पाएगा? 5D। 3D 4D और 5D इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा शेडिंग कौन कर पाएगा? 5D इलेक्ट्रॉन्स। उससे कम 4D, सबसे कम 3D। लेकिन 5D सीरीज में शेडिंग जो है वो और इनइफेक्टिव होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि 5D के फिलिंग से पहले 4f इलेक्ट्रॉन्स होता है इनसाइड, which causes much more poor shading. ओके, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इन अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड में था that ionization enthalpy determines stability of a particular oxidation state. How it determines the stability of oxidation state, that we will see. With the help of ionization enthalpy, we can predict which of the two metals in given oxidation state is thermodynamically more stable. कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से पता चलता है। जैसे सपोज देयर इज अ मेटल इन इट्स नेटिव स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0, एंड दैट मेटल then comes in oxidation state 2. This is second oxidation state. This is not 1 this is like Roman numeral. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का, 0 से वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। The total energy required will be the sum of first and second ionization enthalpy, right? इसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये याद रखना है कि जहां सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा, वैल्यू स्मॉल होगी, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। लोअर इज द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आप देखिए यहाँ पे निकल प्लैटिनम दिए हुए हैं, निकल फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन। प्लैटिनम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन। निकल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन, और सेम वे प्लैटिनम का भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गिवन। नाउ लेट अस कंपेयर Ni2+ एंड Ni4+। किसको कंपेयर करना है? Ni2+ एंड Ni4+, इनको कंपेयर कीजिए। इनके कंपैरिजन में यू जस्ट चेक किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम दिख रही है, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका कम लग रहा है? Ni2+ का। सो दैट इज व्हाई Ni2+ इज मोर स्टेबल। Ni2+ is more stable. Why more stable? Because sum of first 2 ionization enthalpy for nickel is smaller. First 4 ionization enthalpy की वैल्यू देखो 11.299 into 10 to the power 3 है, जबकि sum of first 2 ionization enthalpy is small, right? इसी तरह प्लैटिनम में देखिए, प्लैटिनम के केस में sum of first 2 ionization enthalpy is 2.66 into 10 to the power 3 किलोजूल पर मोल, एंड +4 के लिए 9.36 into 10 to the power 3 किलोजूल पर मोल। तो प्लैटिनम +2 और प्लैटिनम +4 में कौन सा स्टेबल? हाँ, +2 इज मोर स्टेबल। आप देख रहे होंगे यहाँ पे NiPt का +4 लिखा हुआ है विच इज मोर स्टेबल, लेकिन ये ना प्लैटिनम +2 और प्लैटिनम +4 का कंपैरिजन नहीं है, दिस इज Ni4+ एंड Pt4+ का कंपैरिजन। तो एक बार देखो, ये है Ni4+ का और ये है Pt4+ का। अब बोलो Ni4+ और Pt4+ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? प्लैटिनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है,
So while looking for the stability of oxidation state, what you have to compare? You have to compare the sum of ionization enthalpy. जिसकी sum of ionization enthalpy low होगी वो ज्यादा stable होगा, जिसका sum of ionization enthalpy high होगा वो less stable होगा. ठीक है, इस पे बेस्ड केस स्टडी में आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जा सकता है. ओके चलिए. Now next, oxidation state. Transition elements have ability to exist in a variable oxidation state. Variable oxidation state का मतलब हुआ they can have more than one possible oxidation state. एक से ज्यादा oxidation state में वो exist कर सकते हैं और वही possibilities यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट की गई है. जैसे स्कैंडियम में इट कैन हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लेकिन +3 के अलावा वन मोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विच इज +2. एनसीईआरटी भी देखिएगा. ठीक है. टाइटेनियम में वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल एज +2, +3 एंड +4. वेनेडियम में +2, +3, +4, +5. +1, +2, +3. +1, +2, +3. वेनेडियम में +2, +3, +4, +5. क्रोमियम में +2, +4, +5, +6. देन मैंगनीज में +2 से लेकर +7. The highest number of oxidation state you will find in the middle of the series. वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट होता है दैट विल लाई इन द मिडल ऑफ सीरीज. शौर्य, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा पॉसिबल हो वो आपके सीरीज के मिडल में मिलेगा. जैसे मैंगनीज के केस में देखो, मैंगनीज कैन एग्जिस्ट इन +2, +3, +4, +5, +6 and +7. Total 6 different oxidation states possible for manganese. Then iron can exist in +2, +3, +4 and +6. Cobalt can exist in +2, +3 and +4. Nickel in +2, +3, +4. Copper can exist in +1 and +2 oxidation state. And zinc has only one oxidation state possible, that is +2. Okay. So one of the notable feature of transition elements is the great variety of oxidation state. They have variable oxidation state which it may show in their compounds. Stability of a particular oxidation state depends upon the nature of element with which the transition metal forms the compound. इनके compounds में oxidation state की stability depend करती है कि वो किस एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है. फाइन, यही कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट विथ विच इट फॉर्म्स द कंपाउंड. जैसे आप देखिए मैंगनीज के केस में, सनी मैंगनीज के केस में ये जो आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहे हैं +2 से लेकर +7 में, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 is reflected only when it combines with oxygen. Manganese का +7 oxidation state can be reflected only when manganese combines with oxygen. In general याद रखिएगा कि the highest oxidation state of the transition metal will be seen only in their halides, specifically fluorides and oxides. इसलिए क्या कह रहा हूं मैं, ट्रांजिशन मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उनके कौन से कंपाउंड में रिफ्लेक्ट होगी, उनके फ्लोराइड्स में और ऑक्साइड्स में. द फ्लोराइड्स एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल will enable the highest oxidation state of the transition metal to be reflected, जिसमें कि ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली बोर्ड में पूछा भी जाता है. उसका रीजन भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. ऑक्सीजन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स विद द ट्रांजिशन मेटल्स, सो दैट इज व्हाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज
more stable there. The elements which give the greatest number of oxidation state occur in or near the middle of the series. यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि वो एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? एट और नियर द मिडल ऑफ सीरीज. और ये क्वेश्चन आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से रिपीटेडली वन और द अदर फॉर्म में पूछा जा रहा है, that in the 3D series the metal which shows highest number of oxidation state is manganese, है ना? आज हाँ KMNO4 में, Mn2O7 में, Mn2O7 है ना? Manganese for example exhibit all the oxidation states from +2 to +7. So the greatest number of oxidation state is shown by manganese in 3D series. Elements in the beginning of series exhibit fewer oxidation state. शुरुआत में आप देखोगे किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में शुरुआत में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कम देखने को मिलेंगे, और वही आपका एक्सट्रीम राइट में भी होगा. They have a small number of electrons in which they lose or contribute for the oxidation state. जैसे स्कैंडियम के केस में, स्कैंडियम के केस में why we don't have very large number of oxidation states? Why there are only possibilities of +2, +3 or +1? Because it has outer electronic configuration 4s2 3d1. तो वैलेंस शेल में कुल मिला के 3 ही इलेक्ट्रॉन तो है, so number of oxidation state will be less. आपके एनसीईआरटी में ओनली +3, ओनली +3. हाँ, +3 इज मोस्ट स्टेबल. देखो वहां पे जो आपको ब्लैक बोल्ड दिखेगा ना ज्यादा, दैट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अच्छा हाँ, अच्छा ठीक, +3 हो जाए. हाँ, ऑक्टे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा. यस, दैट्स द रीजन. नेक्स्ट देखिए. सो ये समझ में आ रहा है. जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई इन केस ऑफ मैंगनीज वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. उसका रीजन होगा इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 because it has higher number of unpaired electrons available which can be lost one by one and gives different oxidation state possible. ठीक है सनी, आ रहा है समझ में? मैंगनीज के केस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d5. 3d5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, है ना, सिंगल ऑक्यूपाइड हैं. तो one by one they will be losing these electrons and will be resulting in different oxidation state, है ना. जबकि मैंगनीज के बाद आयरन के केस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो जाएगा, 4s2 3d6. तो 3d6 केस में क्या होगा कि d ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, 3 ही अनपेयर्ड है ना. तो वैसे केस में it will have now the lesser possibility of losing the electron, है ना, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे. मैंगनीज के केस में हाईएस्ट रहेगा. आयरन के केस में आप डी ऑर्बिटल में जब 6 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में 2 तो पेयर्ड हो रह गए, बाकी का 4 ही अनपेयर्ड हुआ ना. तो 4 अनपेयर्ड होने की वजह से वहां पे आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा वो +2 +4 और +6, यही पॉसिबिलिटीज होगी. Elements at the end of series shows fewer number of oxidation state because they have too many electrons in d orbitals which cannot be lost and results in only fewer number of oxidation state. यही चीज अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था. They have too many electrons in d orbitals, so they have few vacant d orbitals, है ना, which can be involved in the bonding. कुछ ही d ऑर्बिटल वैकेंट होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे.
That is why number of oxidation state will be less, as in case of nickel, as in case of copper. और जिंक तो ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं, जिंक का तो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सनी आ रहा है समझ में? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जब अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसमें यू विल सी कोवेलेंट कैरेक्टर। इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल विल बी फॉर्मिंग द कंपाउंड विथ कोवेलेंट कैरेक्टर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इट विल बी फॉर्मिंग द कंपाउंड विथ आयनिक कैरेक्टर। एंड higher oxidation states are more stable for heavier members। heavier member के higher oxidation state ज्यादा stable होते हैं, जैसे in group 6 molybdenum 6 and tungsten 6 are more stable as compared to chromium +6। आप देखो क्रोमियम, molybdenum and tungsten ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 6। फिर से रिपीट कर रहा हूं, chromium, molybdenum and tungsten, these three elements are in the same group and all of them exist in +6 oxidation state। लेकिन +6 oxidation state of molybdenum and tungsten are more stable compared to +6 oxidation state of chromium। chromium in +6 oxidation state act as strong oxidizing agent। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +6 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने को रेडी है। फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज रेडी टू गो इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 और +2, राइट? तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो दैट इज व्हाई एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +8 ऑफ रुथेनियम एंड ऑस्मियम दैट इज आल्सो स्टेबल। ये भी आपको +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें स्टेबल देखने को मिलेगा? हेवियर एलिमेंट्स में। इट इज ऑब्जर्व्ड इन heavier elements। Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding, as in case of nickel tetracarbonyl nickel and pentacarbonyl iron। The oxidation state of nickel and iron in these two complexes is 0। क्या कहा जा रहा है कि मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कब होती है? तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल और इट इज पॉसिबल व्हेन इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। और कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा हो? वो ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा हो जहां लिगैंड्स इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां लिगैंड पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, लिगैंड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनाता हो। लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू द सेंट्रल एटम्स, जो सेंट्रल एटम के अराउंड एक डेफिनेट अरेंजमेंट कर उससे बॉन्डिंग करता हो, उसे लिगैंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और डिटेल में आएगा ये, ठीक है, याद रहेगा। जैसे आप देखो टेट्रा कार्बोनिल निकल और पेंटा कार्बोनिल आयरन, इन दोनों ही कंपाउंड में निकल और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, एंड दैट इज स्टेबल। स्टेबलाइज कर रहा है वो, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, राइट? तो ऐसा कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन द लिगैंड्स आर प्रेजेंट। और वो लिगैंड कैसा होना चाहिए? पाई एक्सेप्टर। दैट लिगैंड शुड बी पाई एक्सेप्टर। गेटिंग इट? चलिए अब यहां पे वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू इन 5 मिनट्स प्लीज। चलिए, now let's discuss trends in stability of higher oxidation state। हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी का ट्रेंड डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा फोकस कीजिएगा।
सबसे पहले आप ये याद रखिएगा that the higher oxidation state of transition element are stabilized by fluorine and oxygen. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किन दो एलिमेंट्स के साथ स्टेबल रहते हैं? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। मतलब जब भी ट्रांजिशन मेटल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उन कंपाउंड्स में यू विल सी ट्रांजिशन मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ स्टेबिलाइजिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रीजन भी पूछा जाता है that why fluorine and oxygen are known for stabilizing higher oxidation state of transition metals। आप लोगों से मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि प्लीज जरा ये क्वेश्चन जैसे ही मैं बोलूं ना अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बाद में आप ही सफर करोगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को जरूर लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड वाले में बोल रहा हूं आपको। क्या था क्वेश्चन? व्हाई फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन नोन फॉर स्टेबलाइजिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो देखिए द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू ईदर हाई लैटिस एनर्जी एज इन द केस ऑफ कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड और हाई बॉन्ड एंथैल्पी as in the case of vanadium pentafluoride और chromium hexafluoride। अब ये ना आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स में याद रखना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए that +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन, उसका रीजन क्या होगा? दिस इज बिकॉज ऑफ the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state because of high lattice enthalpy। लैटिस एंथैल्पी हाई होता है इस केस में। लैटिस एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि जब गैसियस कैटायंस एंड गैसियस एनायन मिलके 1 मोल क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हो और 1 मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करते हो, that is called lattice enthalpy। The enthalpy change involved in formation of 1 mole of crystalline solid from the gaseous cation and anion। Ionic compound है ना, CO3 plus and F minus, ions मिलके बना रहे हैं तो this is ionic compound। And when 1 mole of COF3 is formed, crystalline COF3 is formed from CO3 plus and F minus ions, then the enthalpy change there is called lattice enthalpy। And that lattice enthalpy is very high, that is why fluorine is a stabilizing +3 oxidation state of cobalt here। जबकि वेनेडियम और क्रोमियम के केस में in case of vanadium pentafluoride and chromium hexafluoride the reason is quite different। Here fluorine stabilizes the highest oxidation state because of high bond enthalpy। bond enthalpy का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो बॉन्ड एंथैल्पी होगा। तो इस केस में वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है, इसीलिए ये स्टेबल कंपाउंड्स है और इसमें फ्लोरीन इज स्टेबलाइजिंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, हियर इट इज स्टेबलाइजिंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। ओके, याद रहेगा। ऑक्सीजन के केस में देखते हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने। एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल। ऑक्सीजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों स्टेबलाइज करता है? क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है because of its ability to form multiple bonds with the transition metal, double bond का formation कर सकता है। that is why oxygen stabilizes highest oxidation state of transition metal। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है कि अब आएगा, देखिए आप यहां पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, the oxidation states being stabilized by halogen
इस ऑक्सीडेशन स्टेट बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय हैलोजन में क्या देखना है, जैसे टाइटेनियम के केस में देखिए, टाइटेनियम का +2 +3 +4 these all oxidation states are stabilized by halogen, जिसमें +3 and +4 oxidation state can be stabilized either by fluorine, chlorine, bromine और iodine. लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, that is stabilized only by chlorine, bromine and iodine, not by fluorine. फ्लोरीन इस ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं करता है. यहां पे TiF2 इज नॉट स्टेबल. ठीक है, TiF2 यहां पे फॉर्म नहीं होगा बिकॉज फ्लोरीन विल नॉट बी स्टेबलाइजिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम. ओके, इसी तरह आप देखो वेनेडियम के केस में हैलोजन इज स्टेबलाइजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओनली स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोरीन. वेनेडियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +5 सिर्फ फ्लोरीन ही स्टेबलाइज कर सकता है, उसको दूसरे हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन स्टेबलाइज नहीं कर सकते. जबकि देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये तीनों ऑक्सीडाइज कर सकता, तीनों स्टेबलाइज कर सकता है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों स्टेबलाइज कर सकता है. एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इज स्टेबलाइज्ड ओनली बाय फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, नॉट बाय आयोडीन. ठीक है, नॉट बाय आयोडीन, नॉट बाय आयोडीन. वैसे ही क्रोमियम में भी देखो, क्रोमियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +5 ये सिर्फ फ्लोरीन के ही केस में पॉसिबल है, और बाकी +4 +3 और +2 ऑल द हैलोजेंस कैन स्टेबलाइज. इसी तरह मैंगनीज के केस में, मैंगनीज का फॉर्मूला यहां पे गड़बड़ दिया हुआ है, इट इज MnF4. ठीक है, हाँ ये तो मैं भूल ही जाता हूं. This feature is very good. This is, आप देखो फ्लोरीन इज कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज. फ्लोरीन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन आप जानते हो कि मैंगनीज जो है ना, वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं, क्या है, +7 है. तो आप ये याद रखना कि फ्लोरीन इज नॉट स्टेबलाइजिंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. बाकी केस में भी एग्जैक्ट वही ट्रेंड है, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर्स आर अचीव्ड इन केस ऑफ टेट्राहलाइड्स फॉर टाइटेनियम. टाइटेनियम के केस में टेट्राहलाइड्स में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगा. वेनेडियम के केस में ओनली फ्लोराइड्स, क्रोमियम के केस में ओनली फ्लोराइड्स. द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हलाइड्स. +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का आपको हलाइड्स में नहीं मिलेगा, हाँ ऑक्सी हलाइड्स में मिलेगा, एज इन द केस ऑफ MnO3F. And beyond manganese, no metal has trihalide except FeX3 and COF3. आप देख लीजिए, मैंगनीज के बाद इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी का भी ट्राइहालाइड नहीं मिल रहा है ना. Although vanadium +5 is represented only by VF5, the other halides however undergo hydrolysis to give oxohalides. सिर्फ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का सिर्फ आपको फ्लोराइड्स में ही मिल रहा है, लेकिन बाकी के जो हलाइड्स होंगे इसके, जैसे वेनेडियम टेट्राहलाइड, वेनेडियम ट्राइहलाइड, they will hydrolyze and will form
ऑक्सी हलाइड्स विच शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे देखो वेनेडियम ऑक्सी ट्राइहलाइड, इसमें क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम का क्या है +5। कैसे फाइंड करते हैं सनी, एक बार फिर से देखिएगा, VOX3, इसमें वेनेडियम का नहीं मालूम है ना, X कंसिडर कर लो। ऑक्सीजन का होता है -2, चार्ज है ऑक्सीजन का -2 कॉमन चार्ज, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का होता है -1। आप देखो ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, व्हेन देयर इज नो चार्ज इट इज 0, और अगर चार्ज हो तो जितना चार्ज हो वही आपको इक्वल टू में रखना है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या होगा +5। दिस इज हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैलकुलेटेड। ठीक है। Another feature of fluorides is their instability in the low oxidation state. Low oxidation state में फ्लोराइड्स अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन केस ऑफ दिस। आप देखो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां फ्लोराइड्स नहीं बन रहा है, क्लोराइड्स बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा, बट नॉट फ्लोराइड्स। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही हो सकता है, फ्लोरीन नहीं हो सकता। फ्लोराइड अगर बनता भी है, अगर VF2 बना भी तो वो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऑल कॉपर हलाइड्स आर नोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी का डेट और टाइम नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड 2025, 27 फेब को ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री पेपर में मिलेगा। All copper 2 halides are known except the iodide. Copper 2 halides are known but except iodide. मतलब समझ रहे हो? देखो CuF2 पॉसिबल है, CuF2 पॉसिबल है, CuCl2 पॉसिबल है और CuBr2 पॉसिबल है। कॉपर फ्लोराइड या क्यूप्रिक फ्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड एंड क्यूप्रिक ब्रोमाइड पॉसिबल, बट CuI2 not possible. This is not possible. CuI2 is not possible. Why not possible? Because in case of CuI2, the +2 oxidation state of copper oxidizes iodide ion to iodine. इसमें क्या होता है, क्यूप्रिक आयन जो है वो आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है इनटू आयोडीन, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है Cu2I2। Cu2I2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या होगा +1, क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्या याद रखना है, that all the copper halides in +2 oxidation states are known except iodide. Why the cupric iodide do not exist, or why copper 2 iodide is not known? Because in copper 2 iodide the cupric ion has ability to oxidize iodide ion into iodine, and itself it gets reduced to Cu2I2, that is +1 oxidation state. However, many copper 1 compounds are unstable in aqueous solution. देखो यहां पे तो ये क्यूप्रस आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे कॉपर 1 कंपाउंड्स, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर के कंपाउंड्स अपनी एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। जैसे कि ये गड़बड़ दिया हुआ है, ये +2 नहीं होगा +1 होगा। जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से इट इज डिस्प्रपोर्शनेटिंग. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन? जब एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो. हाउ इट इज ऑक्सीडाइजिंग? +1 से +2 गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन. और यहां पे +1 है, यहां पे क्या होगा? 0 ना, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 होता है. सो दिस इज रिडक्शन. एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट से वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन. तो क्या याद रखना है कि कॉपर टू आयोडाइड इज नॉट नोन. कॉपर टू आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट. व्हाई? बिकॉज कॉपर 2 प्लस oxidizes iodide ion to iodine and itself get reduced to cuprous iodide. तो एक क्वेश्चन राइज होगा, तो क्या क्यूप्रस आयन स्टेबल है? क्या क्यूप्रस आयन हमेशा एग्जिस्ट करेगा? उसका फर्दर पॉइंट है कि कॉपर 1 आयन और कॉपर 1 कंपाउंड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन undergoes disproportionation. That means they further either convert into cupric ion or copper. ठीक है. The stability of cupric ion rather than copper ion is due to much more negative hydration enthalpy of cupric ion than cuprous ion. This is very important. Very important. Why? क्वेश्चन पूछा जाता है that in the aqueous solution why Cu plus undergoes disproportionation. या फिर ये भी पूछा जा सकता है that Cu2 plus cupric ion is more stable than cuprous ion. इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये होगा कि Cu2 plus की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, that hydration enthalpy is much more negative as compared to hydration enthalpy of Cu plus. Cupric ion is having much more negative hydration enthalpy as compared to Cu plus, which then compensates for the second ionization enthalpy of copper. कॉपर के सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को ये हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपेंसेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल है. किसके कंपैरिजन में? क्यूप्रस आयन के कंपैरिजन में. ठीक है, आ रहा है समझ में? पिछले एक बार रिपीट करूं. Cu2 प्लस सॉरी Cu2 plus is more stable than Cu plus. याद रखना Cu2 plus को क्यूप्रिक आयन कहते हैं और Cu plus को क्यूप्रस आयन कहते हैं. तो जब मैं क्यूप्रस और क्यूप्रिक कहूं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्यूप्रिक आयन इज मोर स्टेबल देन क्यूप्रस आयन. और ऐसा क्यों है? क्योंकि Cu2 plus has much more negative hydration enthalpy than Cu plus. Cu2 plus की हाइड्रेशन एंथैल्पी मच मोर नेगेटिव है. किसके कंपैरिजन में? Cu प्लस के हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में. अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है सनी किशले, जैसे आप अपने माइंड में मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर कॉपर का सम ऑफ टू आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हाई होगा. आपने बोला था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल. Cu प्लस में आयनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व होगा. Cu2 प्लस में तो दो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होगा. तो फिर Cu2 प्लस कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया? क्योंकि इसकी हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, नॉट हाईएस्ट,
हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हाई है उसे ये कंपेंसेट कर लेता है। इट कंपेंसेट्स, कंपेंसेट का मतलब उसे नलीफाई कर देता है ना, उसके वैल्यू को निग्लेक्ट कर देता है, and that is why Cu2 plus is still formed and more stable. Clear? पक्का? सनी? Sure? Clear है? Cupric ion is more stable than cuprous ion. Why? Because of much more negative hydration enthalpy of cupric ion than cuprous ion. इसके आगे क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि क्यूप्रिक आयन के फॉर्मेशन के लिए सम ऑफ फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ये तो हाई होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर क्यूप्रस आयन, तो फिर कैसे ज्यादा स्टेबल? उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिकॉज ऑफ मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी दिस कंपेंसेट्स द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेंसेट कर लेता है, उसे नलीफाई कर लेता है, जिसकी वजह से क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, प्रथम ओके। ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स, डिस्कस किया हुआ है। The ability of oxygen to stabilize higher oxidation states are much higher than fluorides. Please इसको ध्यान रखना। Ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is much higher than fluorine. ऐसा क्यों? इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है that highest oxidation state with fluorine for the manganese is +4. जबकि +7 विथ ऑक्सीजन Mn2O7। और इसका रीजन अभी पिछले स्लाइड में था। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्यों ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड्स। इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म multiple bonds with the metal atom. The oxides of 3D transition elements are this. आप देख रहे हो हर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हो रहा है, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर। जैसे द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम which is stabilized by oxygen is +3 and it is coinciding with the group of scandium, it is third group. टाइटेनियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन स्टेबलाइज करेगा वो क्या है? +4 and it is coinciding with the group of titanium which is fourth group. इसी तरह आप मैंगनीज के केस में देखो, मैंगनीज में वो कौन सा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज कर रहा है? +7 and मैंगनीज फॉल्स इन ग्रुप 7। ठीक है, तो वही कह रहा है it coincides with the group number and is attained in Sc2O3 to Mn2O7. Groups beyond group 7, no higher oxides of Fe above Fe2O3 are known, although ferrets are formed in alkaline media but they readily decompose to ferric oxide and oxygen. Group 7 के बाद आपको बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड्स में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे आयरन के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय Fe2O3, लेकिन आयरन तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट होता है, आयरन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो देयर। तो दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी सीन इन फेरेट्स। ये फेरेट है, लेकिन फेरेट्स जो है ना वो स्टेबल नहीं होते, फेरेट डिकम्पोज हो जाते हैं वापस फेरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो याद रखना कि मैंगनीज के बाद 3D सीरीज में मैंगनीज के बाद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन विल बी सीन ओनली इन केस ऑफ आयरन एज Fe2O3
and ferrets can have +6 oxidation state of the iron but they decompose, stable नहीं होते। याद रखिएगा कि ऑक्साइड्स के अलावा ऑक्सोकैटायंस आल्सो स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सोकैटायन भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। जैसे वेनेडियम का जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ा वो VO2 प्लस में, VO2 प्लस, और इसमें देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिलेगा सनी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मिलेगा, वेनेडियम का X कंसिडर कर लो, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस है तो +1 कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा X इज +5। यहाँ पे देखो वेनेडियम का X, एक ऑक्सीजन है तो -2 और यहाँ पे चार्ज क्या है +2, तो फर्दर X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। तो बोला ना vanadium +5 is stabilized in this compound, vanadium +4 is stabilized in this oxocation and titanium का +4 is oxidized in this oxocation। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ही सिर्फ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज नहीं करता, ऑक्सोकैटायंस में भी मेटल का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज होता है। ओके, लेट्स टेक another small pause and then we will continue।